एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। तो प्रश्न उठता है कि ऐसे स्पेशल और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनाने का क्या उद्देश्य था? क्या जनरल कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकते थे या ऐसी कोई आवश्यकता थी? तो इस धारा से स्पष्ट है कि फॉर पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द स्पीडी ट्रायल, ये है कि त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि ऐसे अपराधों के विचारण में अगर देरी होती थी तो इस तरह की जो देरी है वो प्रोत्साहित करती थी अपराधियों को, क्योंकि बड़ा लंबा समय लगता था, 2 साल 4 साल 6 साल इस तरह का समय लगता था जो। तो उस अत्यधिक समय से जो है तो अपराधी प्रोत्साहित होते थे, क्योंकि लंबे समय तक किसी को सजा नहीं हो पाती थी और हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते थे किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। तो हमने ये किया कि भाई एक स्पेशल कोर्ट बना दे ताकि वो कोर्ट जो है तो केवल इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों को देखे। तो स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किया गया, न केवल विशेष न्यायालय बल्कि अनन्य विशेष न्यायालय, विशेष और अनन्य न्यायालय जो है तो बनाए जाएंगे। तो ऐसे कोर्ट बनाए जाएंगे जो केवल और केवल इसी अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचारण करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था से त्वरित न्याय उपलब्ध हो सकेगा। तो राज्य सरकार जो है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। तो ये एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है स्टेट गवर्नमेंट पर इस धारा के अंतर्गत। जो इसका सबखंड 1 है, जो उपक्लाज या उपखंड 1 है, उसके अंतर्गत ये जो है तो ये मैंडेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो प्रत्येक जिले या एक से अधिक जिलों के लिए एक अनन्य जो है विशेष और अनन्य न्यायालय की स्थापना करेगी। कम से कम एक अनन्य विशेष न्यायालय हर जिले के लिए, अथवा कि एक से अधिक जिलों के लिए कोई भी अनन्य विशेष न्यायालय जो है तो स्थापित किया जाएगा। और ऐसी जो स्थापना है वो मुख्य न्यायालय की सहमति से की जाएगी, राज्य सरकार मुख्य न्यायालय की सहमति से करेगी। और तीसरी बात है कि ऐसी जो न्यायालय की स्थापना है वो राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा की जाएगी। तो ये बात रही इसके स्थापना की। इसके बाद ये है कि जहां कहीं पर भी कुछ ऐसे भी जिले होंगे जहां संख्या बहुत कम होगी, जहां इतने अधिक मामले में संख्या नहीं होंगे कि जो है तो एक से अधिक न्यायालय जो है तो बनाए जा सके, एक स्पेशल कोर्ट इसके लिए बना दिया जाए। बहुत कम संख्या में मामले हैं, बिल्कुल खाली हो जाएगी ऐसी कोर्ट, उसके पास काम ही नहीं रहेगा। तो ऐसे जिलों के लिए किसी सेशन जज को जो है तो एक जो है तो स्पेशल कोर्ट डिजिग्नेट कर दिया जाएगा। एक कोर्ट ऑफ सेशन को जो है ऐसे जिलों में तो एक स्पेशल कोर्ट डिजिग्नेट कर दिया जाएगा टू ट्राई द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो इस अधिनियम के अधीन जो अपराध हैं उनका विचारण करने के लिए ऐसे जिलों में जहां के ऐसे मामलों के इस अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामले कम हैं, वहां जो है तो एक विशेष न्यायालय की स्थापना कर दी जाएगी। तो विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय में जो अंतर होगा तो ये होगा कि विशेष न्यायालय में एक सेशन जज को डिजिग्नेट कर दिया जाएगा कि भाई आप जो है तो इसका विचारण करें। तो ऐसा विशेष न्यायालय अन्य अपराधों का भी विचारण कर सकता है। मुख्य रूप से जो इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न मामले होंगे वो उसी विशेष न्यायालय में ही देखे जाएंगे। और अनन्य विशेष न्यायालयों में ये होगा कि एक स्पेशल कोर्ट ही होगी इसके लिए, जो केवल और केवल इसी अधिनियम के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होगी, समर्पित होगी, और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो भी मामले उत्पन्न होते हैं उनका विचारण करने के लिए अनन्य विशेष न्यायालय होगा। तो ये प्रावधान है, 2 तरह के न्यायालय, या तो अनन्य विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है। तो अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना बाध्यकारी है कि प्रत्येक जिले के लिए, मध्य प्रदेश में शायद 32 जिलों में हो चुका है ये, और बाकी अभी कुछ जिले बाकी हैं जहाँ पर विशेष न्यायालय भी है। तो अनन्य विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालयों की स्थापना संबंधित ये उपबंध है। तो इसमें एक परंतु कवर है जिसमें ये है कि जो भी विशेष न्यायालय होंगे इस अधिनियम के अंतर्गत या अन्य विशेष न्यायालय होंगे, उन्हें जो है तो पावर टू टेक डायरेक्टली टेक द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो जैसे कि सीआरपीसी में व्यवस्था है कि पहले मजिस्ट्रेट कमिट करेगा, अपराधों का संज्ञान सीधे केवल मजिस्ट्रेट ही ले सकता है, तो पुलिस रिपोर्ट पर या कंप्लेंट पर या स्वयं की जानकारी पर, जैसा आप सबको विदित है। और उसके बाद जो है तो अपराध जो है तो उपार्पित किए जाएंगे, जो भी समुचित न्यायालय होगा, अगर वो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध है तो उपार्पित किए जाएंगे सेशन न्यायालय को, और उसके पश्चात ही जो है तो उपार्पण ही आगे, उपार्पण के पश्चात ही सेशन न्यायालय कार्यवाही करने के लिए उसमें सक्षम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मामले के, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है तो सेशन न्यायालय या विशेष न्यायालय, जो अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित है, वो अनन्य विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय सीधे किसी भी मामले का संज्ञान ले सकेंगे। अब इसमें जो सब क्लाज आपका सब सेक्शन 2 है,
ये सब सेक्शन 2 कहता है इसमें कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश एडिक्वेट नंबर्स ऑफ कोर्ट टू इंश्योर दैट द केसेज अंडर दिस एक्ट आर डिस्पोज्ड विद इन द पीरियड ऑफ 2 months एज फार एज पॉसिबल। तो ये जो राज्य सरकार पर एक कर्तव्य, एक दायित्व तो डालता है कि इतनी पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकार जो है तो न्यायालय स्थापित करेगी ताकि 2 महीने के अंदर इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध हैं उनका विचारण 2 महीने के अंदर पूरा किया जा सके, विद इन 2 months। इसमें आगे जोड़ दिया गया है कि एज फार एज पॉसिबल। ये मैंडेटरी नहीं है कि नहीं बिल्कुल 2 महीने में हो ही जाएगा और नहीं होगा तो विचारण बंद हो जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया कि अगर नहीं पूरा हो पाया तो क्या होगा। लेकिन यथासाध्य ये है कि 2 महीने में ये विचारण पूरा हो जाना चाहिए, जहां तक संभव हो सके तो 2 महीने के भीतर इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध है उनका विचारण पूरा किया जाना चाहिए। अगला है सबसेक्शन 3। तो इसमें यह है कि जो प्रत्येक विचारण है उसमें जो भी उपस्थित गवाह हैं, जो भी विटनेसेज हैं, उनका जो है तो एग्जामिनेशन दिन प्रतिदिन, डे टू डे जो है तो कंटिन्यू रहेगा until all witness in attendance have been examined unless the special court or executive special court finds the adjournment of same beyond the following day to be necessary for reason to be recorded in writing। तो जो भी स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव कोर्ट है ये डे टू डे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि जब डे टू डे कंटिन्यू रहेगा तभी ये एक तो शीघ्र विचारण हो सकेगा, और दूसरा जो हम लंबा गैप दे देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट्स में देखा गया है कि देयर इज अ वेरी लार्ज गैप बिटवीन द 2 portions ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ सेम विटनेस। चीफ हो गया, फिर क्रॉस के लिए 2 महीने का गैप हो गया। ऐसे में कई बार देखा गया है कि विटनेस का चूंकि चीफ हो गया, चीफ में उसने क्या कहा, कहीं ना कहीं से इसकी सूचना, ये तमाम चीजें, तो ये हो जाता है कि विटनेसेज को इंड्यूस करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो विटनेसेज को थ्रेट करने की पॉसिबिलिटीज जो कई बार बढ़ गई हैं। और कई बार देखा गया कि ऐसे विटनेस जिनमें लंबा गैप है, जिनके एग्जामिनेशन के 2 हिस्सों के बीच में, एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन के बीच में, तो उनके हॉस्टाइल होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये है कि दिन प्रतिदिन ये जो है तो जारी रहेगा विटनेसेज की सुरक्षा को लेकर के, और बाकी सब चीजों की भी सहूलियत होगी इसमें, और कोर्ट की प्रक्रिया को लेकर के भी। तो जब तक सभी विटनेसेज का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक ये जारी रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है किसी विशेष कारण से कि किसी विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं हो सकता या स्थगित किया जाना है, तो ऐसी स्थितियों में आप कोर्ट क्या कर सकती है, तो उसके लिए प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोर्ट चाहती है, ऐसे कोई विशेष रीजन है जिन्हें कि कोर्ट अभिलिखित करेगी, तो ऐसे लिखित कारणों से जो है तो स्थगित की जा सकेगी। तो जब तक विशेष न्यायालय ऐसा करना आवश्यक न समझे कि नहीं विशेष कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, तो ये कार्यवाहियां जो है तो दिन प्रतिदिन जो है तो सभी, जब तक कि पूरे जो भी उपस्थित साक्षी हैं उनका परीक्षण नहीं हो जाता, तो ऐसे उपस्थित साक्षियों की परीक्षा जो है तो दिन प्रतिदिन के लिए कोर्ट में जारी रहेगी। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से संबंधित प्रोविजन है इसमें। ये है कि जहाँ की ट्रायल जो है तो ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जहाँ की इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध से संबंधित जो विचारण है, तो जहां तक हो सके तो 2 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। चार्जशीट की फाइलिंग, अब ये 2 महीने गिने कब से जाएंगे, तो जो चार्जशीट फाइल हुई, पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन फाइल किया ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो अन्वेषण की प्रक्रिया पूरा होने के बाद चार्जशीट फाइल किया, तो चार्जशीट फाइल करने के दिनांक से ये अवधि जो है तो रिकॉर्ड की जाएगी। उस दिन से माना जाएगा कि आज से जो है तो विचारण का सूत्रपात हुआ, और उस दिन से 2 महीने के भीतर जहां तक हो सके तो इसे कंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद ये तो रहे विचारण से संबंधित स्पेशल कोर्ट और उनके द्वारा जो विचारण की प्रक्रिया है, इसके बारे में प्रावधान हो गए धारा 14 में। धारा 14 ये है जो कि अपील्स के बारे में डील करता है। तो नॉर्मली तो अपील्स के प्रावधान आपके सीआरपीसी में है ही, लेकिन इसमें ये है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए जाने थे, तो उसके लिए अपील के अलग से प्रावधान इसमें कर दिए गए हैं। तो इसमें लिखा है कि जो सीआरपीसी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कोई उपबंध हैं भी, तो उनके होते हुए भी एक स्पेशल प्रोसीजर इसके लिए लागू होगी। तो जो है तो कोई भी अपील इसकी होगी, जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अपील होगी, तो अपील जो है तो चाहे आपका तथ्य का प्रश्न हो या विधि का प्रश्न हो, जैसा भी हो, तो ये केवल अपील जो है तो हाई कोर्ट में ही हो सकेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध हैं उनके लिए जो भी अपील है वो केवल हाई कोर्ट में होगी। लेकिन किन मामलों की अपील होगी, तो नॉट बीइंग इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर,
तो केवल ऐसे आदेशों की अपील हो सकेगी जो कि अंतर्वर्ती प्रकृति के नहीं है। जो भी अंतर्वर्ती आदेश होंगे तो ऐसे अंतर्वर्ती आदेशों की अपील नहीं हो सकेगी। लेकिन इसका भी जो है तो एक अपवाद कहा जा सकता है। तो एक अपवाद है कि आपका जो है तो बेल का जो ऑर्डर है, जो बेल ग्रांट करने का या बेल रिफ्यूज करने का जो ऑर्डर है आपका, तो उसमें भी जो है तो अपील हाई कोर्ट को ही हो सकेगी। तो इसमें जो साधारणतया बेल ग्रांट करते हैं तो हम फिर से यहाँ 439 या 438 के अंतर्गत हाई कोर्ट में आवेदन करते हैं। तो यहाँ आवेदन न होकर के बेल का बल्कि एक अपील होती है धारा 14A के अंतर्गत, तो ये अपील हो सकेगी। इसके बाद है आपका कि लिमिटेशन क्या होगी इसके लिए, किस समय सीमा के भीतर अपील की जा सकेगी। तो इसमें भी यही है कि किसी अन्य विधि में भी कोई अन्य उपबंध होते हुए भी उस विधि के उपबंध नहीं लागू होंगे। और इसमें जो है तो कोई भी अपील जो है वो 90 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट सेंटेंस ऑर्डर अपील फ्रॉम, तो जो भी अपील होगी वो 90 दिन के भीतर की जा सकेगी। लेकिन यह है कि अगर 90 दिन की स्थितियों में कोई ऐसी स्थितियां हैं जिनमें कि अपील 90 दिन के भीतर नहीं प्रेफर की जा सकती, तो क्या ये है कि 90 दिन के भीतर जो अपील है तो लिमिटेशन तो है ही। तो क्या अगर बियॉन्ड लिमिटेशन हो गई अपील तो क्या अपीलार्थी का अपील करने का अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा? विल दैट राइट विल बी एक्सटिंग्विश्ड? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अपील करने का अधिकार समाप्त नहीं होगा। हाई कोर्ट जो है तो इस 90 दिन की अवधि के एक्सपायरी के बाद, 90 दिन की अवधि के अवसान के पश्चात भी ऐसी अपीलों को ग्रहण कर सकती है। लेकिन इसमें भी एक परिसीमा निर्धारित कर दी गई है। ये जो ऐसी अपीलें हैं जो 90 दिन के पश्चात ग्रहण की जा सकेंगी, वो केवल 180 दिन की अवधि के भीतर ही ग्रहण की जा सकेंगी। यानी साधारणतया ये है कि 90 दिन के भीतर अपील नहीं ग्रहण की जा सके, 90 दिन के बाद अपील नहीं ग्रहण की जा सके, केवल 90 दिन के भीतर ही विद इन 90 डेज ही अपील करना होगा। किसी भी ऑर्डर के विरुद्ध जब अपील करना है इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध जो अपील होगी वो हाई कोर्ट को होगी, वो 90 दिन के भीतर होगी। और अगर 90 दिन के भीतर नहीं हो सकी तो हाई कोर्ट अगर पर्याप्त कारण उसको बता दिए जाए, ऐसा समझता है कि पर्याप्त कारण है इस तरह की देरी के लिए, तो वो अपील को 90 दिन के बाद ग्रहण कर सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में 180 दिन के बाद ये अपील नहीं ग्रहण की जा सकती। यानी 180 दिन यानी 6 महीने के बाद जो है तो अपील नहीं हो सकेगी। अगर 6 महीने तक अपील नहीं प्रस्तुत की जा सकी है तो उसके बियॉन्ड कोई भी अपील नहीं हो सकेगी। ये भी है, इसमें सबसेक्शन 4 है जो इसका उपखंड 4 जो है उसमें यह है कि एवरी अपील प्रेफर्ड अंडर subsection 1 shall as far as be possible be disposed within the period of 3 months from the date of admission of appeal। ये है कि जो अपील भी है, चूंकि वहां हमने विचारण को देख लिया कि 2 महीने की अवधि के अंतर्गत पूरा 2 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, तो इसमें भी है के भीतर जहां तक संभव हो सके तो इसका निपटारा किया जाएगा। हालांकि ऐसा होता कभी नहीं है, 3 महीने में किसी अपील का निपटारा हाई कोर्ट में नहीं हो पाता, इसलिए चलती रहती है लंबे समय तक, लेकिन प्रावधान यही है। अब आता है कि अब स्पेशल कोर्ट तो बन गई। अब स्पेशल कोर्ट्स के बाद आवश्यकता यह है कि अभियोजन के संचालन के लिए अभियोजकों की जरूरत, तो उसके लिए भी प्रावधान इसमें किए गए हैं कि जो है तो धारा 15 जो है इसमें तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करती है। इसमें भी जैसा कोर्ट में है कि स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, उसी तरह पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यह है कि हर एक जो स्पेशल कोर्ट है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है तो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करेगी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हर कोर्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या तो अभिहित कर सकेगी कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो कि इस स्पेशल कोर्ट में संचालन करेगा मामलों का, अथवा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि अधिवक्ता रहा है और जो 7 वर्ष तक प्रैक्टिस कर चुका है, जिसकी प्रैक्टिस 7 वर्ष से कम की नहीं है, उसे भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकेगा फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ट्रायल इन दिस कोर्ट। तो ऐसा है इसमें कि तो एक लोक अभियोजक जो है उसे नामित कर दिया जाएगा कि ये लोक अभियोजक जो है वो स्पेशल कोर्ट के लिए होगा, वहां पर मामलों का संचालन करेगा।
और दूसरा जो है तो कोई किसी भी ऐसे अधिवक्ता को भी अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी जो कि 7 वर्ष तक का अधिवक्ता व्यवसाय, यानी इस साधारण शब्दों में इसको ऐसे समझिए कि जिसके व्यवसाय की अवधि जो है वो कम से कम 7 वर्ष की हो, 7 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए, उसे ही इसमें अभियोजन का संचालन एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सके। अब आता है कि फॉर एवरी एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट shall by notification in the official gazette specify an exclusive special public prosecutor or appoint an advocate who has been practiced as an advocate for not less than 7 years as an exclusive special public prosecutor for the purpose of conducting case in the court। तो अब ये है कि जो ट्रायल कोर्ट के सामने विचारण होगा तो एकदम सिमिलर प्रोविजन है, जैसा कि आपने उपधारा 1 में देखा है, सबसेक्शन 1 में देखा है कि जैसे विशेष न्यायालयों के लिए विशेष लोक अभियोजकों की स्थापना की जाएगी, उसी तरह अनन्य विशेष न्यायालय के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे। वो पूरी तरह से प्रभारी होंगे उसी कोर्ट के, और केवल उसी कोर्ट में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए गठित है वहीं पर केवल और केवल संचालन करेंगे, जो है तो ट्रायल वहीं पर कंडक्ट करेंगे। इसमें भी उसी तरह से 7 साल का व्यवसायिक अनुभव रखने वाले किसी अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक यहाँ भी नियुक्त किया जा सकेगा। साधारणतया उसी तरह के प्रावधान होंगे जैसे कि धारा 24 में है, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो पैनल प्रिपेयर करके रखता है। इसी तरह इस अधिनियम के अंतर्गत भी जो नियम है उन नियमों के अंतर्गत एक पैनल रखा जाएगा ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का, ऐसे एडवोकेट्स का जो है, तो उन्हीं पैनल से ये नियुक्त किए जाते हैं जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर होते हैं, अथवा कि जो कि प्रोसिक्यूटर पहले से हैं जो कि परमानेंट सर्विस में है, एडीपीओ जो कि इस पूरी कर चुके हैं इस तरह की 7 साल की सेवा, उनको विशेष लोक अभियोजक के रूप में, या डीपीओ जो भी है उनको प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि उनको नामित कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट से एक नोटिफिकेशन जारी करके कि ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे इस कोर्ट के लिए। तो अब चैप्टर 4 एक स्पेशल चैप्टर जोड़ा गया है, राइट ऑफ द विक्टिम एंड विटनेसेस। तो आप लोगों ने जैसा कि विक्टिम और विटनेसेस की परिभाषा पहले ही पढ़ी होगी, शायद आपको स्मरण है कि किस धारा में है, कहाँ पर है, बताइए मैसेज से अगर आप लोग बता सकते हैं कि विक्टिम और विटनेसेस की परिभाषा कहाँ पर है। शायद ईसी या ईडी में कहीं पर, ईसी और ईडी है शायद इसका, कि वहीं पर विक्टिम और विटनेसेस की परिभाषा यहाँ पर दी गई। तो विक्टिम और विटनेसेस के लिए जो इसमें विटनेसेस का जो है तो स्पेशल उपबंध उनके लिए किए गए हैं। विशेष प्रावधान जो है तो पीड़ित और साक्षियों के अधिकार के बारे में है कि पीड़ित और साक्षियों के अधिकार क्या होंगे इस विषय में। तो पीड़ित व्यक्ति से आपने देख लिया है कि कोई भी व्यक्ति जो है तो जो कि इस अपराध से पीड़ित हो, जो इस अपराध को जिसने सफर किया है, कोई भी इंजुरी, अनायंस या ऐसा कि साइकोलॉजिकल या फिजिकल पेन इस तरह का, तो वो जो है तो इसमें वो विक्टिम की परिभाषा में आपका आता है इसके अंतर्गत। तो ऐसे जो विक्टिम होंगे और जो विटनेसेस होंगे दोनों के लिए जो है तो इसमें परिभाषा वो दिया गया है। जो विक्टिम की परिभाषा है वो भी पढ़ चुके हैं और विटनेस की परिभाषा भी पढ़ चुके हैं। कोई भी व्यक्ति जो तथ्य और परिस्थितियों से अवगत है या जो कि न्यायालय में साक्ष्य दे सकता है, अथवा कि कोई भी व्यक्ति जिसने इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी किया है, वो भी विटनेस की परिभाषा में हो गया। जो डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए इंक्वायरी ट्रायल में है वो भी विक्टिम की परिभाषा में शामिल होगा। तो आखिर बात यह है कि क्यों इस तरह के स्पेशल प्रावधान की जरूरत पड़ी है विक्टिम और विटनेसेस के लिए। तो ये एक बड़ी लॉन्ग स्टोरी है इसका, क्योंकि जो विटनेस है दे आर द बैकबोन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बिना विटनेसेस के किसी भी निष्पक्ष विचारण किया, विचारण के बाद जो है तो किसी भी तरह के दंड की कल्पना ही नहीं की जा सकती अगर विटनेसेस को प्रॉपर जो है तो प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। तो विक्टिम और विटनेस दोनों बैकबोन है क्राइम के, और स्पेशली इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य रूप से उनका उत्पीड़न और शोषण होता था। तो विक्टिम प्रोटेक्शन के लिए इसके पहले भी मतलब प्लेथोरा ऑफ जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट का, कि जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि विक्टिम्स जो हैं और विटनेसेस जो हैं तो विक्टिम और विटनेसेस को प्रोटेक्ट किया जाए। ये चीज मुख्य रूप से आई आपका शायद बहुत पहले से आती रही है, लेकिन जो आपका जाहिरा शेख केस हुआ 2004 में, जिसमें कि बेस्ट बेकरी मामले में जो है तो बार बार विटनेसेस बदलने के कारण उस मामले में जो है तो जाहिरा शेख काफी प्रचलित थी उस समय पर, एक गवाह जो कि बार बार बयान बदल रही।
तो जब वो बयान बदल रहे थे बार बार उसमें, तो उसके ऊपर अभियोजन भी किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की। इसके पहले जो नीलम कटारा मामला था, नीलम कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सन 2002 या 3 का था, उसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल गाइडलाइंस की थी। अब तो विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम भी बन चुकी है, वे इन कंसल्टेशन विद द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो अब विक्टिम का जो प्रोटेक्शन स्कीम है, और इसमें अलग से उसको लागू कर दिया गया है कि विक्टिम्स प्रोटेक्शन स्कीम के जो लगभग लगभग प्रावधान थे, उन सबको इसमें लागू कर दिया गया है कि वो प्रावधान यहाँ पर अपने आप ही इस धारा के माध्यम से कर दिए गए हैं, ताकि ये ना हो कि इस तरह के प्रावधानों के लिए किसी अन्य अधिनियम की हमको मदद लेनी पड़े। तो इसलिए ये प्रावधान यहाँ पर इस अधिनियम में कर दिए गए हैं पहले से। तो आइए देखते हैं राइट टू विक्टिम्स एंड विटनेसेस क्या है। So it shall be duty and responsibility of state to make arrangement for the protection of witness, their dependents and witness against any kind of intimidation or coercion, inducement or violence or threat. तो इसमें पहला दायित्व तो दे दिया गया है राज्य का। ये लगभग ये समझिए कि ये सेक्शन जो है तो ये उसी तरह का है जैसा हमने धारा 3 पढ़ी थी। बड़ी लंबी धारा है इसमें। विक्टिम्स के बारे में जो कुछ भी हो सकता है सब लिख दिया गया है इसमें। तो ये जो राज्य का कर्तव्य होगा कि किसी तरह के अभित्रास से या प्रपीड़न से या उत्प्रेरण से या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध तो जो पीड़ित, आश्रित और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना, ये कर्तव्य है और उत्तरदायित्व होगा राज्य सरकार का कि इस तरह के जो साक्षी हैं या जो कि पीड़ित हैं इसके, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी संभावना रहती है कि हमेशा, क्योंकि एफआईआर तो हो गई, ट्रायल तो शुरू ही हो गया, अब केवल एक ऑप्शन बचता है अभियुक्त के विरुद्ध पास, अपराधी के पास, कि किसी तरह से विक्टिम्स को इंड्यूस किया जाए, जो पीड़ित व्यक्ति है, या साक्षियों को इंड्यूस किया जाए कि भाई वो कोर्ट में बयान बदल दें या सही बयान ना दें, ताकि उसका एक्विटल हो जाए। तो इस तरह से विटनेस को जो किसी भी तरह का प्रपीड़न है या उत्पीड़न किया जाता है, या उनको दी जाने वाली जो धमकियां हैं जिसके कारण वो न्यायालय में सही गवाह नहीं दे सकते थे, सही बात नहीं कर सकते थे, तो उनका निवारण करना, उनसे संरक्षा करना, ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा और दायित्व भी होगा। दूसरा है कि पीड़ित से जो है तो निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ, या किसी विशेष आवश्यकता, जो भी आवश्यकता के साथ जो कि पीड़ित की आयु, लिंग या शैक्षणिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती है, तो व्यवहार किया जाए। तो ऐसा देखा जाता था कि जो विक्टिम्स या जो कि विटनेसेज आते थे कोर्ट में, तो कई बार ऐसा होता था कि उनके विरुद्ध जो है तो अपमानजनक बातें या एक तरह का उत्पीड़न या कोर्ट रूम का ऐसा वातावरण रहता था, कभी उन्होंने कोर्ट देखी नहीं है, तो इस तरह के थ्रीट या इंड्यूसमेंट स्वाभाविक तौर पर उस वातावरण से उनका मन जो है तो भयाक्रांत हो जाता था, वो भयभीत हो जाते थे। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है विक्टिम्स के साथ, किसी विशेष तरह का विक्टिम्स है, उसकी एज कम है या माइनर विटनेस है, या कि उसके जेंडर्स को देखते हुए, या कि क्योंकि एजुकेशनल डिसएडवांटेज है, पढ़ा लिखा नहीं है, कई तरह के शब्दों का अर्थ नहीं समझेगा, या बहुत गरीब व्यक्ति है, तो ऐसे अगर कोई विशेष स्थितियां हैं तो उनके लिए जो है तो उनका डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी जो है तो स्पेशल नीड है अगर, तो उन्हें उस स्पेशल नीड के साथ ऐसे विक्टिम्स को जो है तो इसमें विक्टिम को मुख्य रूप से ट्रीट किया जाएगा। कैसे विक्टिम, जो इस तरह का विक्टिम है, पीड़ित जो है, उसके एज, जेंडर और एजुकेशनल डिसएडवांटेजेस पोजीशन अगर वो है, जो शैक्षणिक अलाभकारी स्थिति जो है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए जो है तो ये देखा जाएगा कि विशेष निष्पक्षता से और रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ उसके साथ बर्ताव कोर्ट में किया जाए, तो इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगला जो है उपधारा 3, इसमें तो जो विक्टिम है या उसका आश्रित है, तो उसे जो है तो reasonable, accurate and timely notice of any court proceeding, including any bail proceeding, and the special public prosecutor or state government shall inform the victim about any proceeding under this act. ये एक स्पेशल चीज यहाँ पर जोड़ दी गई, क्योंकि साधारणतः ट्रायल्स में होता क्या है कि अपराध रजिस्टर हो गए, रजिस्टर होने के बाद इट शैल बी टोटल बिटवीन द स्टेट एंड द अक्यूज्ड। तो ये हो गया कि जो अभियुक्त होता है और प्रोसिक्यूटर, इनके बीच का हो जाता है, तो डिफेंस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बीच की बातें हो जाती हैं, पूरा विचारण, और जो विक्टिम्स का है उनका गवाही देने के अतिरिक्त पूरा लिंक खत्म हो जाता है प्रोसीडिंग्स के, कि उनके केस में क्या प्रोसीडिंग चल रही है। राज्य जो है तो अभियोजन करता है और डिफेंस जो है तो अपना बचाव करता है, तो विचारण की ही प्रक्रिया हो जाती है। इसमें ऐसा है कि जो भी स्टेप, जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही हो, तो इसकी एक्यूरेट और टाइमली नोटिस उसको प्रदान की जाएगी, जो भी उसके
विक्टिम है या विक्टिम के डिपेंडेंट्स हैं, जो भी आश्रित व्यक्ति हैं, मान लीजिए डेथ है, विक्टिम नहीं है इस पर, तो जो भी आश्रित व्यक्ति हैं तो उनको जो है तो इसकी टाइमली प्रोसीडिंग्स की जो जानकारी है, तो टाइमली और एक्यूरेट प्रोसीडिंग्स की जानकारी उनको प्रदान की जाएगी, इंक्लूडिंग द बेल प्रोसीडिंग्स। तो जो बेल प्रोसीडिंग्स है, तो अगर कोई बेल आप फाइल करते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, तो इसकी सूचना जो है तो विक्टिम्स को दी जाएगी, पीड़ित व्यक्ति को इसकी सूचना दी जाएगी कि ये बेल फाइल की गई। और भी कोई प्रोसीडिंग अगर चल रही है वहां पर, तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उनका भी टाइमली संज्ञान जो है तो उसके पीड़ित व्यक्ति को उसकी जानकारी रहेगी कि उसके केस में क्या हो रहा है। पीड़ित व्यक्ति को भी एक तरह से मौका देना या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व करना है, जैसे कि अभियुक्त व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है, पीड़ित क्योंकि राज्य सरकार इन्वॉल्व हो जाती है, तो साधारण केसों में पीड़ित का बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता, लेकिन इसमें उस भूमिका को सुरक्षित रखा गया है कि पीड़ित को पूरी जानकारी अपने केस के बारे में रहे। चौथा जो है तो विक्टिम और हिज डिपेंडेंट शैल हैव राइट टू अप्लाई टू द स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट एज द केस में बी टू समन पार्टीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और मटेरियल विटनेस और एग्जामिन द पर्सन प्रेजेंट। तो इसमें जो विक्टिम है उसको सीधे अधिकार होगा, क्योंकि ट्रायल जो है तो कंडक्ट किया जाता है आपका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जो विक्टिम है तो विक्टिम को भी अधिकार होगा कि वो कोर्ट से जो है तो रिक्वेजिशन कर सके, कोर्ट में आवेदन कर सके कि ऐसा कोई भी पार्टी जो है जो कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायर्ड है या किसी मटेरियल के लिए कोई अन्य वस्तु से प्रस्तुत करनी है, अथवा कि जो कोई भी विटनेस है जो कि एग्जामिनेशन के लिए जिसकी आवश्यकता कोर्ट में है, तो उन्हें जो है तो यहाँ पर समन किया जाए और उन्हें बुलाया जाए ऐसा प्रोडक्शन करने के लिए। तो यानी ये कहना चाहिए कि जो प्रोसेस है, जो आदेशिकाएं हैं न्यायालय की, उनको जारी करने के लिए विक्टिम भी न्यायालय से आवेदन कर सकता है, जो भी विक्टिम है उसका डिपेंडेंट, जो भी पीड़ित हो चाहे उसका आश्रित। 5 है कि विक्टिम और हिज डिपेंडेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू बी हर्ड एट एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल, डिस्चार्ज, रिलीज, पैरोल, कन्विक्शन और सेंटेंस ऑफ एनी अक्यूज्ड। तो ये है कि नॉर्मली जो विक्टिम है, पीड़ित को विशेष तौर पर नहीं सुना जाता, उस जाता है इसी प्रोसीडिंग, जैसे बेल प्रोसीडिंग्स यहाँ पर होती हैं, तो बेल में केवल स्टेट को ही सुना जाता है, विक्टिम को सुनने के लिए कोई अलग से प्रावधान ऐसा नहीं है कि पीड़ित पक्ष को भी सुना जाएगा, जब तक वो खुद ही ऑब्जेक्शन न कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर यह है कि विक्टिम को सूचना भी दी जाएगी, और ऐसे किसी भी प्रोसीडिंग के संबंध में, चाहे वो बेल हो, ट्रायल हो, कन्विक्शन हो, पैरोल हो, सेंटेंस हो, उसका छोड़ा जाना हो, तो किसी भी स्थिति में जो भी कार्यवाहियां लगभग न्यायालय से होती हैं, जिनका परिणाम ये होता है कि जो अभियुक्त है या जो भी अक्यूज्ड है उसकी रिलीज होती है, वो बाहर आता है, या बेल है, या इवन आफ्टर सेंटेंस अगर पैरोल की भी प्रोसीडिंग हो रही है, तो उसमें भी विक्टिम को सुना जाएगा। क्योंकि इसमें जो होता है तो विक्टिम जो होते हैं वो विशेष तौर पर वल्नरेबल होते हैं, उनका विशेष ध्यान रखे जाने की जरूरत होती है, जो विक्टिम है, इसके विटनेस नहीं, विक्टिम। तो जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके उत्पीड़न की बड़ी संभावना रहती है अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा, वो बाहर निकल करके एक और बड़े प्रतिशोध की भावना से वो कार्य करते हैं। तो इस स्थिति में ये जानना बड़ा जरूरी रहता है कि विक्टिम्स की क्या पोजीशन है, और उसे अगर कोई विशेष आपत्ति है इस तरह की, तो वो ऐसी चीजों को दर्ज कर सकता है उस समय जब उसे हियरिंग कैपेसिटी दी जाएगी। तो इसलिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं कि उसे सुना जाएगा। अगला है इसमें कि जो सबसेक्शन 6 है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ट्राइंग द केस अंडर दिस एक्ट shall provide a victim or his dependent, informant or witness the complete protection to ensure the end of justice। तो इसमें यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता में अगर ऐसे कोई प्रावधान होते हुए भी ऐसे उपबंध नहीं है, तो उसके बाद भी तो ये ड्यूटी होगी जो स्पेशल कोर्ट इस ऑफेंस का विचारण कर रहा है, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचारण कर रहा है, चाहे स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो भी हो, कि एक कंप्लीट प्रोटेक्शन जो है तो विक्टिम को, उसके आश्रितों को, या सूचना देने वाले को, या विक्टिम को, इन सबको जो है तो जो भी कंप्लीट प्रोटेक्शन हो सकेगा, चाहे पुलिस सहायता हो या किसी भी तरह की अन्य सहायता हो, जो कि ये इंश्योर करने के लिए, न्याय के उद्देश्यों की रक्षा के लिए, एंड ऑफ जस्टिस को सुनिश्चित करने के लिए जो भी किया जाना आवश्यक है, तो इसे प्रदान करेगा विशेष न्यायालय। ये विशेष न्यायालय की जिम्मेदारी होगी कि इंश्योर करे विक्टिम्स को
और उनके डिपेंडेंट्स को और विटनेसेस को या सूचनाकर्ता को, क्योंकि इस तरह की धमकियां या कई बार हत्याएं होती थी। तो इन चीजों को देखते हुए इस तरह के विशेष उपबंध लागू कर दिए गए हैं, ताकि विक्टिम जो है या विटनेस जो है वो भयभीत स्वयं को महसूस न करे, क्योंकि कई बार भय के कारण लोग बयान बदल देते थे, और जब ऐसे बयान बदलते हैं तो ये होता है कि कन्विक्शन हो ही नहीं पाता इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों में। तो इसको रोकने के लिए विक्टिम और विटनेसेज के लिए स्पेशल चीज है कि उसको जो है तो ट्रायल करें। स्पेशल प्रोटेक्शन जो भी आवश्यक होगा एंड ऑफ जस्टिस इंश्योर करने के लिए, न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो प्रोवाइड करेगा स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। अगला है कि अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान जो है तो यात्रा या भरण पोषण के लिए तो ये भी जो अलाउंसेज प्रदान करेगा, आवश्यक जो भी होंगे उसके यात्रा या भरण पोषण के लिए वो जो भी व्यय होंगे उसे प्रदान किए जाएंगे। ये चीज इंश्योर करेगा आपका विशेष न्यायालय जो भी ट्रायल कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि उन्हें यात्रा व्यय और यात्रा के समय जो भी उनके अतिरिक्त खर्च होते हैं, जो उनके भरण पोषण के लिए व्यय हैं, वो भी उन्हें प्रदान किए जाए। भाई किसी का लास्ट ऑफ वर्क डे एक वर्किंग डे हो जाता है, उसका लेबरर है, चला आता है यहाँ पर गवाह देने के लिए, तो इस तरह के जो भी उसके भरण पोषण के उपबंध है उसके लिए विक्टिम्स के लिए और विटनेसेस के लिए वो प्रदान किए जाएंगे। अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान जो है तो सोशियो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन जो है, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास की जो भी आवश्यकता है वो भी उन्हें प्रदान की जाएगी। एंड आखिरी चीज है कि रीलोकेशन जो है, पुनः अवस्थान, तो वो भी उन्हें प्रदान किया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी उन्हें कि विटनेसेज आए जाएं, और ये सब चीजें जो हैं तो कोर्ट उनकी व्यवस्था करेगी उनको रिलोकेट। इसके बाद आता है आपका खंड 7 इसका सब क्लास 7, state shall inform the concerned special court or exclusive special court about the protection provided to any victim or his dependent, informant or witness, and such court shall periodically review the protection being offered and pass appropriate act. तो ये ड्यूटी होगी स्टेट की कि अगर किसी कोई स्पेशल तरह का प्रोटेक्शन विक्टिम को या विटनेस को प्रदान किया गया है, उसके डिपेंडेंट को प्रदान किया गया है या सूचनाकर्ता को प्रदान किया गया है, तो उसकी सूचना जो है तो राज्य सरकार द्वारा जो भी अनन्य विशेष न्यायालय जो उस अपराध का विचारण कर रहा है उसको प्रदान की जाएगी। और जो ऐसा विचारण करने वाला न्यायालय है वो पीरियडिकली जो वो प्रोटेक्शन दिए गए हैं उनका समय समय पर जो है तो रिव्यू करेगा, उनका पुनर्विलोकन करेगा, देखेगा कि क्या ऐसे प्रोटेक्शन पर्याप्त है, और जो भी आवश्यक हो किसी अतिरिक्त तरह के प्रोटेक्शन के लिए तो उसमें भी जो है तो आदेश वो कर सकेगा। अगला ये है इसमें जो धारा 8 है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 6 द कंसर्न्ड स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी विक्टिम और हिज डिपेंडेंट, informant or witness in any proceeding before it or by special prosecutor in relation to such victim, informant or witness on its own motion take such measure including। इसमें यह है कि जो प्रावधान पहले हम पढ़ चुके हैं उनकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि या तो ये करेगा या उनको करेगा, वो प्रावधान तो व्यापक तौर पर बने ही रहेंगे कि कोर्ट या राज्य सरकार वो प्रावधान कर सकेगी जो सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। लेकिन कुछ बातों के लिए विशेष उपबंध कर दिए गए हैं कि इनके संबंध में विशेष प्रावधान, विशेष जो स्पेशल स्टेप है वो लिए जा सकते हैं स्पेशल कोर्ट द्वारा, या तो ऑन इट्स ओन मोशन और एप्लीकेशन ऑफ जो भी विटनेस है या जो डिपेंडेंट है या इंफॉर्मेंट है, विटनेस है, उनके आवेदन पर ऐसी चीजें की जा सकेंगी, अथवा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर ऐसा करने का जो निवेदन करता है तो उसके द्वारा भी ऐसी बातें की जा सकेंगी। तो उनमें जो चीजें सम्मिलित हैं वो 3 बातें हैं। तो पहला ये है तो कंसीलिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द विटनेस इन इट्स ऑर्डर और जजमेंट और इन एनी रिकॉर्ड ऑफ द केस एक्सेसिबल टू द पब्लिक। तो जो भी विटनेस है जो भी आपका, तो इनका जो नाम है विटनेसेस का उसे जो है तो कंसील कर लिया जाए, उन्हें छिपा लिया जाए। ऐसे विटनेसेस का नाम जो है तो किसी भी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कि जजमेंट है, ऑर्डर है, कई बार वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं, कोई भी देख सकता है, तो ऐसे विटनेसेस की जो आइडेंटिटी है उसे सुरक्षित किया जाए, उसे छिपाया जाए। तो न्यायालय इसके लिए प्रावधान कर सकती है कि अपने जजमेंट में जो है तो आबा सादा या साक्षी क्रमांक 1 2 इस तरह से उनका जो है तो नाम लिया जाए और उनका सीधे तौर पर नाम न लिया जाए।
इससे जो है तो जानकारी रोकी जा सकेगी, क्योंकि पब्लिक को जानकारी हो। कई बार ऐसा होता है कि विटनेसेस की पहचान छिपाए रखने से इसकी जानकारी नहीं हो पाती कि इसमें विटनेसेस कौन है। जब ऐसी जानकारी नहीं होती तो उनको थ्रीट या इंड्यूसमेंट या इस तरह के जो भी प्रपीड़न है, इनका कोएरेशन है उनके साथ, उसका डर कम रहता है। तो ऐसे विटनेसेस की आइडेंटिटी उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो जाती है कि ऐसे विटनेसेस की जो आइडेंटिटी है उसको कंसील कर लिया जाए। इसके बाद आता है इसमें कि इशूइंग द डायरेक्शन फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ विटनेस। तो ये भी न्यायालय कर सकता है कि डायरेक्शन इशू कर सकता है, निर्देश इशू कर सकता है। तो इस तरह के स्टेप लेगा ही कि किसी तरह के जजमेंट में ऑर्डर में ना आए। ये भी निर्देश दिए जा सकते हैं कि इस तरह के डायरेक्शन दिए जा सकते हैं कि जो भी विटनेसेज होंगे उनकी आइडेंटिटी का उनके नाम और आइडेंटिटी का डिस्क्लोजर न किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा या अखबारों के द्वारा या बाकी ऐसे किसी सूचना तंत्र के द्वारा या कोई व्यक्ति ही या प्रोसिक्यूटर, कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि इस तरह के नाम कहीं ना कहीं से ट्रायल के दौरान अगर जो होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। तो न्यायालय निर्देश देगा, तो निर्देश देने के बाद जो ट्रायल के जितने पक्षकार हैं, कोर्ट में उपस्थित लोग हैं, या इस तरह का किसी भी तरह का सर्कुलेशन है, ऐसे सर्कुलेशन के लिए न्यायालय निर्देश दे सकता है कि ये जो कार्यवाहियां हैं इनमें जो विटनेसेज हैं तो उनके नाम जो हैं तो किसी भी तरह से डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, उनके नाम जारी नहीं किए जाएंगे। इसके बाद आता है कि टेक इमीडिएट एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंप्लेंट relating to the harassment of victim, informant or witness on the same day, if necessary, pass appropriate order for the protection. ये है कि विटनेसेस का जो विटनेसेस के या विक्टिम्स का जो है तो जो हरासमेंट होता है, किसी तरह का उत्पीड़न होता है इन्फॉर्मेंट, विक्टिम या विटनेस का, तो उसके लिए इमीडिएट स्टेप लिए जाने हैं, अत्यंत त्वरित उपाय किए जाने हैं। ये ड्यूटी होगी स्पेशल कोर्ट की। तो स्पेशल कोर्ट जो है तो इस तरह के त्वरित उपाय करेगा। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हमने शिकायत की, फिर शिकायत की जांच हुई, इसमें टाइम लग गया, और जब ये टाइम लगा तब तक जो हरासमेंट होना वो हो चुका। तो सेम डे अगर ये जानकारी मिलती है कि उत्पीड़न किसी तरह का उनका हो रहा है, उसी दिन तुरंत ही न्यायालय ऐसे स्टेप ले सकती है जो कि इस तरह के हरासमेंट को रोकने के लिए आवश्यक हो। तो ये किसी के लिए भी हो सकते हैं, चाहे पीड़ित हो, चाहे विक्टिम हो या सूचनादाता हो, प्रोवाइडेड दैट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंप्लेंट रिसीव्ड इन द Class C shall be tried separately from the main case by such court and concluded within a period of 2 months from the date of receipt of complaint. तो ये तो हो गए इमीडिएट स्टेप, आज क्या लेने हैं, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करानी है, किस तरह से रोकना है विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आगे आता है कि इस तरह की कंप्लेंट में आगे कोर्ट क्या करेगा। तो जो इस तरह की कंप्लेंट्स होंगी विक्टिम के उत्पीड़न की या विटनेसेस के उत्पीड़न की या जो सूचनाकर्ता उनके उत्पीड़न की, तो उनका ट्रायल जो है तो मेन केस के अतिरिक्त किया जाएगा, सेपरेटली ट्राई किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मेन केस के साथ में उनका ट्रायल होता रहेगा। तो अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के अधिनियम संस्थापित जो मेन केस है उसके जो विटनेसेज हैं, अगर उनके उत्पीड़न की कोई कंप्लेंट होती है तो एक अलग केस होगा और उसका एक अलग विचारण किया जाएगा। तो जो अलग विचारण होगा वो विशेष न्यायालय में किया जाएगा, और विशेष न्यायालय ऐसे विचारण को जो है तो 2 महीने में इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। 2 महीने में इसको पूरा किया जाएगा, जो भी कंप्लेंट की रिसीप्ट की डेट है उस दिन से। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द कंप्लेंट under section C against any public servant, the court shall restrain such public servant from interfering with the victim or informant or witness as the case may be in any matter related or unrelated to the pending case except with the permission of court. तो ये होता है कि अगर ऐसी कंप्लेंट जो उत्पीड़न की कंप्लेंट है, उत्पीड़न की जो शिकायत है, अगर पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध है, अगर लोक सेवक के विरुद्ध ही है, किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध है या किसी लोक सेवक के विरुद्ध है जो कि संबद्ध है, तो उसको जो किसी भी तरह से विटनेसेस से जो है तो इंटरफेयर करने से या विटनेस से किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से, क्योंकि उनका डे टू डे हस्तक्षेप रहता है विटनेसेस के साथ, तो ऐसे गवाहों के साथ या इन्फॉर्मेंट के साथ या विटनेसेस के साथ किसी तरह के इंटरेक्शन को कोर्ट रोक सकती है। न केवल इसी केस में, केवल पेंडिंग केस में, बल्कि दूसरे केसों में, चाहे वो रिलेटेड मैटर हो या इससे रिलेटेड मैटर ना हो, ताकि किसी तरह के उत्पीड़न को या प्रपीड़न को रोका जा सके। तो ये कह सकती है कोर्ट कि ऐसा पब्लिक सर्वेंट जिसके विरुद्ध ऐसी कंप्लेंट की गई है, ऐसा निर्देश दे सकती है कोर्ट, वो किसी भी तरह से कोई इंटरफेयर ऐसे विक्टिम या डिपेंडेंट या विटनेस या इन्फॉर्मेंट उनके साथ बिल्कुल नहीं करेगा।
तो बिना कोर्ट के प्रीवियस अप्रूवल के है, तो अगर उसे किसी भी तरह का इंटरफेयर करना है तो वो आवश्यकता है उसकी पब्लिक ड्यूटीज के निर्वहन के लिए, तो उनके लिए जो है तो कोर्ट की प्रीवियस परमिशन लेगा। इसके आगे आपका क्लास 9 है जो ये कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड द सेक्शन हाउस ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर टू रिकॉर्ड द कंप्लेंट्स ऑफ विक्टिम, इन्फॉर्मेंट और विटनेस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इंटिमिडेशन, कोएरेशन, इंड्यूसमेंट और वायलेंस, threat of violence, whether given orally or in writing, and the photocopy of first information report shall be immediately given to them free of cost। तो ये फिर से उसी तरह के ऑब्लिगेशन हो गए हैं जैसे कि एफआईआर रिकॉर्ड करने के लिए है। तो इसमें एक ऑब्लिगेशन स्पेशली डाल दिया गया है जो भी स्टेशन हाउस ऑफिसर है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है कि अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट प्राप्त होती है उसको कि विक्टिम्स का किसी भी तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है या उनको किसी तरह का थ्रेट है या किसी तरह का धमकी दी जा रही है उनको, या दबाव बनाया जा रहा है या उनको प्रेरित किया जा रहा है या उनके विरुद्ध किसी तरह की हिंसा हो रही है या कि थ्रेट ऑफ वायलेंस भी है, किसी तरह की हिंसा की धमकी दी जा रही है ऐसे लोगों को, तो उसकी जो है तो तुरंत इंफॉर्मेशन ऐसा स्टेशन हाउस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी हो, चाहे थाने का भार साधक अधिकारी हो या जो भी अन्वेषण करता अधिकारी हो, तो ऐसी रिपोर्ट दर्ज करेगा, ये उसका दायित्व होगा। और चाहे वो ओरली दी गई हो चाहे लिखित में दी गई हो, तो ऐसी रिपोर्ट को दर्ज करेगा और उसकी जो एक फोटोकॉपी होगी फर्स्ट इंफॉर्मेशन की, उनका जो है उसको तो प्रदान करेगा, तुरंत ही प्रदान करेगा उसको फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क प्रदान करेगा जो भी इंफॉर्मेंट होगा। इसके बाद आता है क्लास 10। क्लास 10 है ऑल प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू बी द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये है कि जो भी प्रक्रिया होंगी, इस प्रोसीडिंग जो भी प्रोसीडिंग होंगी, इनके अंतर्गत अपराधों से संबंधित जो प्रक्रियाएं होंगी उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है तो की जाएगी। तो ये है वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में स्पेशल उपबंध किए गए हैं ताकि वो साक्ष्य जो भी प्रोसीडिंग की जा रही है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग रखी जा सके। अब इसमें कुछ ड्यूटीज हैं जो कि स्टेट लेगा, जो कि कंसर्न स्टेट का ड्यूटी होगी कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंसर्न स्टेट टू स्पेसिफाई एन अप्रोप्रिएट स्कीम बनाएगा टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉलोइंग राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ विटनेस विक्टिम्स एंड विटनेस इन एक्सेसिंग जस्टिस सो एज। ये है कि एक विशेष स्कीम बनाई जाएगी, एक है तो बहुत लंबा पर लिमिटेड ग्लेंस इसका लेते हैं ताकि इसको पूरा किया जा सके इस धारा को। तो ये है कि एक ऐसी स्कीम बना लेगी स्टेट गवर्नमेंट पहले से ही जिससे कि इनका क्रियान्वयन किया जा सकेगा जो कि आवश्यक हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉलोइंग राइट्स जो निम्नलिखित अधिकारों के लिए आवश्यक हो। तो पहला ये है कि प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ रिकॉर्डेड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये दी जाएगी लेकिन इसके लिए एक स्पेशल स्कीम भी होगी कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी जो है उसको प्रदान की जा सकेगी। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है तो उसकी एक कॉपी प्रदान की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ इन कैश और काइंड टू एट्रोसिटी विक्टिम और टू देयर डिपेंडेंट्स। तो जो भी वस्तु है या जो भी नगद राशि के रूप में जो भी हो, तो उसको जो विक्टिम है एट्रोसिटी का, अत्याचार का जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके आश्रित व्यक्ति हैं, उनको जो भी है तो इमीडिएट रिलीफ, शीघ्र सहायता जो है तो अत्याचार से पीड़ित और उनके आश्रितों को प्रदान किया जा सके, चाहे नगद के रूप में हो या वस्तु के रूप में। अगला ये है कि प्रोवाइड नेसेसरी प्रोटेक्शन टू द एट्रोसिटी विक्टिम और टू देयर डिपेंडेंट एंड विटनेसेस। तो जो भी आवश्यक अत्याचार से पीड़ित जो भी विक्टिम्स हैं, चाहे पीड़ित व्यक्ति हो गए या उनके आश्रित हो गए या साक्षियों को जो भी है, तो आवश्यक जो प्रदान की जा सकती है राहत या सहायता वो तुरंत उनको प्रदान की जा सके। ये भी रहेगा कि उनको आवश्यक संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया जा सके अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों को या साक्षियों को। आगे है कि मृत्यु, उपहत या संपत्ति को नुकसान के संबंध में राहत प्रदान की जा सके उनको। तो अगर ऐसी कोई मृत्यु हो जाती है या उपहति हो जाती है तो चाहे चिकित्सक की सहायता हो या जो भी है संपत्ति का नुकसान हुआ उनको, तो उसके संबंध में भी आवश्यक राहत प्रदान की जा सके। इसके संबंध में नियम बने हुए हैं और ढेर सारी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम भी बनी हुई है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज की और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज की, जिसके अंतर्गत उनको ऐसी राहत प्रदान की जाती है। इमीडिएट प्रोटेक्शन और रिलीफ दोनों ही प्रदान किए जाते हैं।
इसके बाद आपका आता है कि जो पीड़ितों को है तो खाद्य, जल या कपड़े या आश्रय, चिकित्सकीय सहायता या परिवहन सुविधा, दिन प्रतिदिन के भत्तों की व्यवस्था की जा सके। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें समझाने की कुछ नहीं है। तो चिकित्सकीय सहायता या दिन प्रतिदिन के लिए भत्ते हैं वो भी प्रदान किए जा सके। अत्याचार से पीड़ित और उनके आश्रितों को भरण पोषण व्यय प्रदान किया जा सके। शिकायत करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने के समय अत्याचार के पीड़ितों और को अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। या फिर अभित्रास तथा उत्पीड़न के अत्याचार से पीड़ितों तथा उनके आश्रितों और साक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। अन्वेषण और आरोप पत्र की प्राप्ति पर अत्याचार से पीड़ितों को या उनके आश्रितों को संयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके तथा निःशुल्क आरोप पत्र की प्रति प्रदान की जा सके। चिकित्सकीय परीक्षा के समय आवश्यक पूर्वाभिधानियां की जा सके। या राहत रकम के संबंध में अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों या संयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके। इसके बाद आता है आपका कि अन्वेषण और विचारण की तारीख और स्थान के बारे में अग्रिम रूप से अत्याचार के पीड़ित या उनके आश्रितों संयुक्त संगठनों को जानकारी प्रदान की जा सके। अत्याचार से पीड़ित या उनके आश्रितों को या संयुक्त संगठनों या व्यक्तियों के मामले में विचारण की तैयारी के लिए पर्याप्त टिप्पण दिया जा सके तथा उक्त प्रयोजन के लिए विधिक सहायता प्रदान की जा सके। इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रत्येक क्रम पर अत्याचार पीड़ितों या उनके आश्रितों या संयुक्त संगठनों या व्यक्तियों के अधिकारों का निष्पादन किया जा सके और अधिकारों के निष्पादन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। अंतिम है 12, अत्याचार से पीड़ितों या उनके आश्रितों को गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या अधिवक्ताओं से सहायता लेने का अधिकार होगा। ये जस्ट रीडिंग थी इस तरह के पूरे क्लॉजेज की, इसलिए कि इनमें बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं है, केवल यही है जो भी प्रोविजन है उनकी एक इलेबोरेट व्याख्या की गई है। और आज अत्यधिक समय अभाव है, इसलिए इस समय अभाव कारण इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो अगली कक्षा में लिए जा सकेंगे। तो आप लोग कल इन क्वेश्चंस को कर सकेंगे। और आज जो है तो यहीं तक, चूंकि